तो आज अपन पढ़ेंगे पावर के बारे में। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। पावर के बारे में अगर समझे तो अपन इस चैप्टर में वर्क सीख चुके हैं। पहले वर्क क्या होता है, फिर अपन ने एनर्जी के बारे में सीखा, व्हाट इज एनर्जी। इसमें अपन ने काइनेटिक एनर्जी सीखी और पोटेंशियल एनर्जी सीखी। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं पावर। व्हाट इज पावर ना। तो पावर कहते हैं कि जिस रेट से एनर्जी सप्लाई होती है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और rate at which energy is supplied, जिस रेट से एनर्जी सप्लाई होती है। रेट इज पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, इसको अपन बोलते हैं पावर। दो तरह की पावर आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपको एवरेज पावर। एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज पावर? इट इज टोटल वर्क डन। किसी भी फोर्स की एवरेज पावर कैलकुलेट करनी हो तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मान लो कोई फोर्स लग रहा हो, हमें उसका एवरेज वर्क पावर निकालना हो तो अपन कहेंगे उस फोर्स के लिए जो एवरेज पावर आएगी उस फोर्स का वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? आप जानते हो, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो उस फोर्स का टोटल वर्क डन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितने टाइम में वर्क हुआ तो उस फोर्स की एवरेज पावर आ जाएगी। एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर मतलब किसी भी इंटरवल में कि भाई आपसे कहा जाएगा इस टाइम से इस टाइम तक बताओ एवरेज पावर क्या होगी, तो उस इंटरवल में जितना वर्क हुआ अपॉन जितना टाइम लगा। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पे पावर कितनी होगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये छोटे इंटरवल के लिए कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वही बात है ना कि एवरेज है तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस है तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी। So it is F dot V. So instantaneous power is written as force dot velocity. Dot product of force and velocity is power. You know what is power? It is the instantaneous power. It is the dot product of force and velocity. यहाँ से आप ये भी सोच सकते हो, अगर force और velocity पैरेलल होंगे तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव होगी, एंटी पैरेलल होंगे तो नेगेटिव होगी, और अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हुए तो पावर जीरो आएगी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। पावर की यूनिट ऑफ पावर जनरली एसआई यूनिट की ही बात होती है। एसआई यूनिट होती है पावर की वॉट और जूल पर सेकेंड, एक ही बात है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, दोनों एक ही बात है। दिस इज एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ फोर्स। फोर्स जिस रेट से वर्क कर रहा है या जिस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो उस फोर्स की पावर होती है। जल्दी नोट कीजिए इसको। एक फोर्स की पावर अपन निकाल सकते हैं, उस फोर्स का वर्क आपको निकालना आता है ना। फिर दूसरा, मान लीजिए एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो क्या करेंगे? इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? तो जो नेट पावर होगी ना वो सारे पावर्स का सम होगी। अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो नेट पावर निकालने के लिए सारे फोर्स की पावर का सम कर देंगे। 3-4 फोर्स का वर्क हो रहा होगा तो जो नेट पावर आएगी वो सारे फोर्स के पावर का सम होगी। ठीक है, तो इसको अपन सेपरेटली क्या लिख सकते हैं? सोचिए, इस फोर्स का वर्क डन अपॉन टाइम, इतने ही टाइम में इस फोर्स का वर्क डन अपॉन टाइम, प्लस इस फोर्स का वर्क डन अपॉन टाइम, एंड सो ऑन। टाइम कॉमन आ गया, ऊपर आ गया नेट वर्क डन अपॉन टाइम,
ऊपर लिखा हुआ है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, और टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो अब सारे फोर्सेस की जो नेट पावर आएगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा के बाई टी, या मैं लिखूं तो नेट पावर जो आएगी, एक फोर्स है तो एक ही फोर्स का वर्क, एक से ज्यादा फोर्स है तो भी ये लिख सकते हैं, तो नेट फोर्स का वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा के बाय डेल्टा टी, या इसको मैं लिखूं अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ तो इसको मैं डी के बाई डी टी भी लिख सकता हूं, और नेट पावर इज इक्वल टू डी के बाई डी टी, ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है ना। तो हो सकता है बहुत बार आपको काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन दिया हो टी के साथ, पूछा जाए बताओ पावर क्या है, तो डी के बाई डी टी से भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि डी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, है ना, और वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो यहां से भी अपन बता सकते हैं, जल्दी लिखिए। जैसे एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। कि मान लो एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना। लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves upward with constant acceleration. Find power of mg and tension as a function of time. मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछिए, क्या पूछिए है, instantaneous power. The lift starts from rest and moves upward with constant acceleration. Find power of mg and tension as a function of time. तो अपन जानते हैं किसी भी टाइम पे पावर आएगी वो आएगी फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पहले तो अपने को दोनों फोर्स पता होने चाहिए, तो इस पे ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, और ये a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन की वैल्यू आ गई m इंटू जी प्लस ए, और किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 80, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो बस सिंपल हो गया, पावर ऑफ mg, तो mg नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर होगी, तो माइनस mg इंटू v को क्या लिख सकता हूँ 80, तो ये mg की पावर है। पावर ऑफ टेंशन, टेंशन भी ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो टेंशन इंटू v, दोनों पैरेलल है, टेंशन की वैल्यू कितनी है m इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी, सो इट इज एम ए जी प्लस ए इंटू टी, ये रही क्वेश्चन, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमने दोनों का फंक्शन बता दिया, पावर ऑफ टेंशन और पावर ऑफ एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहीं भी बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज पावर पूछेंगे तो वर्क डन अपॉन टाइम निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, a particle starts from rest, a particle starts from rest, particle of mass m, particle of mass m starts from rest and force F, sorry, a force starts acting on it
which supplies constant power P to it. मतलब एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उस पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है जो उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। पावर कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट नहीं काम है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सेकंड डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। 2 मिनट सॉल्व कीजिए फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए फिर मैं बताऊंगा। ये पार्टिकल ऑफ मास m starts from rest and a force starts acting on it which supplies constant power P to it. Find speed as a function of time या velocity and find distance as a function of time. सोचिए। तो देखो ध्यान से, किसी भी टाइम पे मान लेते हैं वो पार्टिकल v स्पीड से जा रहा होगा और उस पर फोर्स लग रहा होगा F और उस फोर्स की पावर पता है कितनी, P। तो आपको पता है कि P इक्वल टू F इंटू वी होता है। पावर तो कांस्टेंट है, F भी वेरिएबल है और V भी वेरिएबल है, क्योंकि V तो चेंज हो रहा है और V चेंज हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो पावर कांस्टेंट, तो F भी चेंज होगा। तो एक वेरिएबल फोर्स का सवाल हो गया। तो मैं F को लिख सकता हूँ, मतलब एक वेरिएबल फोर्स का सवाल है तो मैं P को कांस्टेंट लिख के F को लिख सकता हूँ m dv अपॉन dt। ये फोर्स को लिख लिया, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू v। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे v वालों को एक साथ, तो v dv इज इक्वल टू p बाय m dt। ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेट कर लो। वेलोसिटी की लिमिट 0 से v तक, टाइम की लिमिट 0 से t तक, तो v dv का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाय 2, 0 से स्टार्ट हुआ था और p बाय m dt का आ गया p बाय m t। तो यहाँ से स्पीड का फंक्शन आ गया बेटा v इज इक्वल टू 2p बाय m इंटू टी, इसका अंडर रूट। दिस इज स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी टाइम t के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 2p बाय m इंटू टी, है ना। एक मेथड ये है फर्स्ट क्वेश्चन करने का, और दूसरा मेथड भी सोच सकते हैं इसी क्वेश्चन करने का। कैसे, वो पावर कांस्टेंट है तो उसने टी टाइम में कितनी एनर्जी दी होगी, पावर इंटू टाइम इक्वल टू कितनी एनर्जी दी होगी, P इंटू टी। और ये एनर्जी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हाफ एम वी इसमें। कांस्टेंट पावर है तो इसने टी टाइम में कितनी एनर्जी दी, तो P इंटू टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से भी V कितना आएगा, 2pt बाय एम, एक ही बात है। ये V का फंक्शन आ गया। अब अपने को दूसरा क्वेश्चन चाहिए। दूसरा क्या पूछता है कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो P आ गया, सॉरी V का फंक्शन आ गया 2p बाय m रूट टी। तो दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे कि V का फंक्शन है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाय m इंटू टी, और मैं इसको dx बाई dt लिख सकता हूँ। तो dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाय m इंटू टी। अब इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा एक्चुअली में, तो dx को एक तरफ और बाकी t वाले टर्म्स को एक तरफ। तो इसको dx अपॉन इस बाकी टर्म को चाहो तो नीचे ले आओ, चाहो तो उधर रहने दो, अपॉन अंडर रूट 2p बाय m इंटू रूट टी डी टी। बाकी सब तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। dx का इंटीग्रेशन x, मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, 2p बाय m तो 2p बाय m रह गया इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 बाय 2 है, सो इट इज t की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, तो 2 बाय 3। तो डिस्टेंस कितना आ गया, x इज इक्वल टू, इन सबको अगर एक साथ ले लें तो ये बन रहा है अंडर रूट 8p बाय 9m इंटू टी रेज टू पावर 3 बाय 2। ये x आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
कुछ भी नहीं करना था, v का फंक्शन पता चल गया, v को dx by dt लिखा और उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, dx इंटीग्रेट हो गया x बचा, 2p by root m बाहर आया और रूट t इंटीग्रेट हो गया, रूट t का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो जाके 2/3 हो गया, 2/3 को रूट के अंदर ले गए तो ये 4/9 हो गया, तो 8/9 हो गया। ठीक है, तो एक टाइप का सवाल कई बार ये बच्चों को दिक्कत करता है, जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोच सकते हो वैसे, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करते हैं। A particle of mass m is projected from origin with speed u at an angle theta with positive x direction. A particle of mass m is projected from origin with a speed u at an angle theta with positive x direction. है ना? Find पहला average power of mg as a function of time. दूसरा instantaneous power of mg as a function of time. और तीसरा क्वेश्चन, plot average power and instantaneous power time graph. मतलब एवरेज पावर का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है और इंस्टेंटेनियस टाइम पावर का, मतलब ये जो आपने निकाला ना ऊपर, उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, जरा सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। A particle of mass m is projected from origin with u at an angle theta, ना मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन और पावर का एक साथ सवाल है। तो बताना है कि किसी भी टाइम t पे mg की पावर क्या होगी एवरेज, किसी भी टाइम t के बाद इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, और इसका ग्राफ कैसा आएगा। 2 मिनट का टाइम है, फिर बताऊंगा। एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ये वाई एक्सप्लेन अपना, यहाँ से इसको यू से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, ये कंपोनेंट यू साइन थीटा। मैंने बहुत डिटेल में कुछ टाइम पढ़ रखा है, यू साइन थीटा। मान लो किसी टाइम की बात कर रहे हैं, मान लो इस टाइम तक की बात कर रहे हैं, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया और ये t इक्वल टू t की बात कर रहे हैं। तो t इक्वल टू t तक मैं कहूं कि पहला क्वेश्चन जो है एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो mg का वर्क डन, mg का वर्क डन क्या होता है mgh, ये हाइट चाहिए मुझे कि भाई t टाइम पे वो किस हाइट पे था, और ऊपर गया ना तो mg का वर्क तो निगेटिव होगा, तो माइनस mgh अपॉन वो टाइम, ये आएगा। किसी भी टाइम t पे जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी माइनस mgh अपॉन t। कितनी आएगी, माइनस mgh अपॉन t, t टाइम तक, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी mgh अपॉन t। t के साथ तो बताना ही है, बचा एक क्या टर्म h, अब मुझे h लिखना पड़ेगा। तो किसी भी टाइम t पे h लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। h तो y की डिस्प्लेसमेंट है ना y में, तो h को क्या लिखेंगे, u sin थीटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, दिस इज हाइट। ऐसे लिखते हैं y मोशन सेपरेटली,
u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो एवरेज पावर का फंक्शन बनेगा, टी से टी कैंसिल होगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम जी स्क्वायर, एम जी स्क्वायर बन रहा है ना, एम जी स्क्वायर टी बाय 2, यही बन रहा है एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं टी से टी कैंसिल हो गया, एम जी स्क्वायर टी बाय 2, ये फंक्शन बन रहा है भाई एवरेज पावर का, माइनस एम जी यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर टी बाय 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, पावर का फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज पावर का टोटल वर्किंग अपॉन टोटल टाइम, उसमें वैल्यूज रखती, एच की वैल्यू रखनी है, एच की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, जो थर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली में, इसको प्लॉट करना, तो इसको अगर प्लॉट किया जाए तो सोचो कैसा आएगा। अच्छा, टी कहां से कहां तक हो सकता है, तो टी की रेंज है, तो टी 0 से लेके 2u साइन थीटा बाई जी तक हो सकता है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होती है ना। तो सोच के देखिए, अगर मैं इसे वैल्यूज रखूं उसको प्लॉट करने के लिए, तो t इक्वल टू 0 पे पावर कितनी है, देखो ध्यान से, एवरेज पावर t इक्वल टू 0 रख दो, तो माइनस एम जी यू साइन थीटा, जस्ट स्टार्ट हो मोशन उस टाइम पर, और t इक्वल टू टी रख दूं, t मतलब कैपिटल टी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो कहां तक जाना चाहिए मतलब एक्चुअली में, तो मैक्सिमम पावर, तो t रखोगे तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो इसको अगर प्लॉट किया जाए एवरेज पावर को टाइम के साथ, देखो ये जो लाइन है ना, जो लाइन बनेगी, इसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट की एक लाइन बनेगी, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट की एक लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है। और ये पावर 0 कहाँ होगी एवरेज पावर जाके, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी पे, तो ये आगे तो जाएगी ही नहीं, सॉरी आगे तो जाएगी ही नहीं, t इक्वल टू 0 पे यहां से कहीं स्टार्ट होगी और एवरेज पावर कहीं यहीं तक आएगी ना, यहीं तक आएगी। ये कौन सा टाइम है, जब एवरेज पावर 0 हो जाएगी। एवरेज पावर 0 कब होगी इसमें रख के देखें तो आप 0 करो उसको, तो वो आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम। यह कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, माइनस एम जी यू साइन थीटा, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा एक्चुअली में ऐसा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसी आएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, फोर्स डॉट वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, है ना, दिस इज पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मेनली ये पूछते हैं। तो फोर्स, तो एक ही फोर्स का पावर पूछा है एम जी का, वो कहां लग रहा है नीचे, तो माइनस एम जी जे, क्या ये फोर्स है। और वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे मैं पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी एक्स तो हमेशा सेम रहता है भाई, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब यू कॉस थीटा, और वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये आ गया, रख दो वैल्यूज वेलोसिटी वेक्टर में, सो इट इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब ध्यान से जब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट जे वाला तो 0 होगा, सिर्फ जे डॉट जे वाला बचेगा, ये सिंपल कितना आएगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा, और वो माइनस माइनस प्लस, प्लस एम जी स्क्वायर टी,
ऐसा आ रहा है, मतलब ग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा, बस वो जो स्लोप है ना वो उसमें mg²/2 था, इसमें स्लोप क्या है mg²। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर है ना। देखो ये जीरो कहाँ हो रहा है, t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g पे। ये कौन सा टाइम है t/2 टॉप पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, टॉप पॉइंट। मतलब टॉप पॉइंट पे याद है क्या होता है इसमें, फोर्स इधर होता है और वेलोसिटी इधर होती है, दोनों 90 डिग्री पे। उस टाइम पे इसकी पावर जीरो आती है। तो जब तक पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तब तक फोर्स नीचे और वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो पावर निगेटिव आएगी और उसके बाद पावर पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पावर वर्सेस टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर का। तो ये ग्राफ ऐसा कहीं जाएगा, यहां से यहां। ये टाइम होगा t/2। फिर तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, ठीक। बोलो भाई, दिखता मुश्किल है नहीं एक्चुअली। सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है ना कि एक पंप है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पंप है, ऐसा बना हुआ है पंप, ये यहां से पानी ऐसा फेंक रहा है V। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू A, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो। और एक्चुअली मैं इसको यहां मत बनाऊं, यहाँ एक पंप लगा हुआ है, ये पंप है। यहाँ से पानी, यहाँ कोई टैंक होगा है ना, यहाँ से पानी खींच रहा है और ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है ना। तो हमें दे रखा है कि वो कांस्टेंट स्पीड v से पानी फेंक रहा है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया A है और डेंसिटी रो है। ये पानी यहाँ रखा हुआ था, इस टैंक में कहीं था पानी। तो आपसे पूछते हैं फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द पाइप। पहला पूछते हैं फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द पाइप। दूसरा पूछते हैं फाइंड मास फ्लो रेट थ्रू द पाइप। और फिर तीसरा क्वेश्चन भी आएगा, पहले अपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द पाइप बताइए कि पाइप से किस रेट से वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पानी का। तो बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर आप सोच पाओ, मैं अगर इसको ऐसा ना, बहुत जगह पर इसको क्यू से लिखते हैं, मैं इसको ऐसा डी कैपिटल वी अपॉन डी टी लिख देता हूँ, ये स्मॉल वी है ना। तो डी कैपिटल वी अपॉन डी टी इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो मैं अगर आप सोच पाओ तो मैं इसको एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। सोच पा रहे हो क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट को मैं, बहुत जगहों पे आपको ये क्यू भी लिखा मिलेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट बुक्स पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू से लिख देते हैं। तो क्यू को मैं डीवी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। सोच पा रहे हो, वेलोसिटी इज लेंथ पर यूनिट टाइम इंटू एरिया। सो ये वॉल्यूम फ्लो रेट है कि पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। मैं अगर वेलोसिटी फ्लो रेट को, फ्लो की वेलोसिटी को मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा कि पर यूनिट टाइम उस एरिया से कितना वॉल्यूम पास होता है। दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। डन। सोचो, यूनिट से भी सोच सकते हो, एरिया इज मीटर स्क्वायर, स्पीड इज लेंथ पर यूनिट टाइम, तो एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉल्यूम पर सेकेंड। दूसरा आता है मास फ्लो रेट, इसको डीएम बाई डी टी लिखते हैं। ये तो आसान है, कैसे,
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट को, भाई अगर मैं वॉल्यूम को मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास आएगा, अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास फ्लो रेट आएगी। मास फ्लो रेट मतलब किस रेट से मास बाहर जा रहा है। तो ये कितना आ गया, रो ए वी, कितना आ गया, रो ए वी। बोलो भाई सही है क्या? ये वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया और मास फ्लो रेट आ गया। जल्दी बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो कॉमन सी चीज है। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको। ये वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया और मास फ्लो रेट आ गया। तीसरा, तीसरा आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड रेट at which kinetic energy is being supplied to water। किस रेट से वाटर इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू वाटर, है ना। तो इसका आंसर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की रेट निकाल लेता हूं, है ना। तो आप अगर सोचो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं पूछूं डी के बाई डी टी क्या होगा, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की जा रही है। तो वी, इसको वी तो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, इनटू डी एम अपॉन डी टी। जो पहले रुका हुआ था उसको वी स्पीड सबको ही दे रहे हैं, तो इनटू डी एम अपॉन डी टी। और डी एम अपॉन डी टी क्या आया था, रो ए वी। सो इट इज वी स्क्वायर बाय 2 इनटू रो ए वी। सो इट इज रो ए वी क्यूब अपॉन 2, रो ए वी क्यूब अपॉन 2। So dk by dt मतलब rate of change of kinetic energy is rho a v cube by 2 and this is a net power, है ना, नेट पावर ऑफ सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम की नेट पावर। ठीक। और अब सुनना, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे तो यही आंसर है अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड पावर ऑफ द पंप, फाइंड पावर ऑफ द पंप एंड पंप फोर्स। पंप का फोर्स पूछ लेते हैं और पंप की पावर पूछते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं फोर्स को लिखूं बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, तो मैं फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ एम डी वी अपॉन डी टी। याद है क्या? आपको याद अगर ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स को डीपी अपॉन डी टी। पी को लिख दो मास अपॉन वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी। तो यहां से पंप का फोर्स कितना आ रहा है, v इंटू डी एम बाई डी टी इज रो ए वी। तो पंप फोर्स कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर। और मैं आपसे पूछूं पंप की पावर क्या लिखोगे, पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू रो ए वी, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो रो ए वी क्यूब आ जाता है। अब इसमें एक डाउट ये रहता है कि पंप तो पावर सप्लाई कर रहा है रो ए वी क्यूब, जो उसका फोर्स है उसके अकॉर्डिंग, और जो वाटर को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है उसकी आधी, रो ए वी क्यूब बाई 2। तो ये आधी एनर्जी कहाँ गई, मैंने पंप फोर्स निकाला और पंप के फोर्स से मैंने पंप की पावर निकाल ली, तो वो आ गया रो ए वी क्यूब।
मतलब पंप इस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है और जो वाटर को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है इसके आधे रेट से। तो आधी एनर्जी कहाँ जा रही है? तो एक्चुअली वो लॉसेस होते हैं ना। अपने को ये ध्यान रखना है कि ये लॉसेस की फॉर्म में आता है। ये कभी ऐसा पूछा भी नहीं जाता अपने से, मेनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि किस रेट से काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की जा रही है। और क्या पूछते हैं सुनना। जानकारी की बात यह है यहां से यहां तक जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो अपने को पता होना चाहिए एक्जेक्टली, कि जो फ्लो रेट थी ना, क्यू, क्यू इज वॉल्यूम फ्लो रेट। क्यू क्या था? वॉल्यूम फ्लो रेट। ये आया था ए इंटू वी, है ना। मतलब मैं कहूंगा कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। जो पंप का फोर्स आता है इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और जो पंप की पावर आती है, पावर, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। ये चीज बड़ी काम की है। इसमें से कुछ भी कई बार पूछ लेते हैं, खासकर मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पंप का जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो पंप की पावर होती है वो वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। अब सुनना इसका क्वेश्चन कैसा आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो कभी आपको ना इस चीज पे डाउट करने के लायक क्वेश्चन नहीं आएगा कि आंसर ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं आएगा। और अगर आता है तो साफ साफ लिखा रहता है, फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड। तो अपन डीके बाय डीटी कर लेंगे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो अपन ने जाना कि पावर ऑफ द पंप वॉल्यूम की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। सुनना क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि इफ वी वांट टू double the output of a pump system, if we want to double the output of a pump system, power of the pump should be made, और ऑप्शन आपके सामने ऐसे लिखते हैं, 2 times, 4 times, 8 times और 6। आपको अगर एक पंप सिस्टम का आउटपुट डबल करना है तो आपको पावर कितने टाइम बढ़ानी पड़ेगी? बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा। आउटपुट मतलब पंप का काम है पानी को पंप करना, वॉल्यूम का आउटपुट या मास का आउटपुट। If we want to double the output of a pump system, power of the pump should be made. कितने टाइम्स पावर करनी पड़ेगी? तो आउटपुट मतलब क्यू, वॉल्यूम फ्लो रेट। कि तुम्हारा इसका आंसर नहीं आया क्या? एट टाइम्स नहीं आएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा। देखो यहां से ये टेबल जो लिखी है मैंने, मुझे आउटपुट को n टाइम्स करना है, मतलब वेलोसिटी n टाइम्स करनी पड़ेगी। सोचो अगर मैं कहता हूं कि आउटपुट को 2 टाइम्स करना है, इसका मतलब वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी, तभी आउटपुट 2 टाइम्स होगा भाई। देखो आउटपुट क्या है, क्यू या मास, एक ही बात है। तो वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं चाहता हूं दुगना पानी बाहर आए तो दुगनी तेजी से बाहर आना चाहिए। ये बात नहीं समझ में आ रही है? अरे बोलो, मैं चाहता हूं पहले 1 सेकंड में 5 kg पानी आता, अब मैं चाहता हूं 1 सेकंड में 10 kg पानी आए, तो मुझे पंप से पानी आने की स्पीड को दुगना करना पड़ेगा।
ये बात समझ में आती है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो अगर मैं जो पंप का मुझे आउटपुट डबल करना है तो वेलोसिटी को 2 टाइम्स करनी है, और हम सिंपली ये जानते हैं कि जो पावर होता है वो प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होता है। अगर एन टाइम्स करेंगे, या वी क्यूब होता है, एन क्यूब में वी क्यूब, पावर जो है वो वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया है तो जो पी डैश आएगा वो पावर 8 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 8p। द आंसर इज 8p। तो इतना आसान नहीं होता है पंप्स के सिस्टम का पावर डबल करना, मतलब आउटपुट को दुगना करना। आपको आउटपुट दुगना करना है तो आपको 8 टाइम कैपेसिटी का पंप यूज करना पड़ेगा। कोई चाहे कि पावर को 3 टाइम्स कर दो, मतलब आउटपुट को 3 टाइम्स कर दो, तो आउटपुट 3 टाइम के होने के लिए जो पंप सिस्टम की कैपेसिटी होगी वो 27 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो ये चीज काम आती है ना। मतलब ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी n टाइम्स हो रहा है तो पावर n क्यूब टाइम्स होगा, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्यूब। ये रिलेशन बहुत काम का है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। पावर का पोर्शन अपना फिनिश होता है, चैप्टर अपना वर्क बाय एनर्जी का यहाँ फिनिश होता है। अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के 2 मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये है जो आपको पीछे दिख रहा है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। A body of mass m was slowly hauled up the incline as shown in the figure, है ना। आपको मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया था, उसमें फ्रिक्शन नहीं था, आपको याद हो तो। अपन ये क्वेश्चन किया है, ऊपर से नीचे से हिल पे लेके आए थे बिना फ्रिक्शन के। तो अपन ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्या आएगा। यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन भी है कि इस बॉडी को स्लोली खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। स्लोली इसको खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं इनिशियल से फाइनल। तो अपने को सबके वर्क बताने हैं, है ना। एफ का वर्क बताना है सबका, मानो तो आप तो एम जी नॉर्मल फ्रिक्शन सबका वर्क बताना है कि इस हिल पे इसको ऐसा स्लोली खींच के ले गए तो सारे फोर्सेस का वर्क क्या होगा। तो देखो मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि स्लोली लेके गए हैं। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, नॉर्मल का वर्क तो 0 होगा, नॉर्मल का वर्क क्या होगा? 0। mg का वर्क हम जानते हैं, ऊपर लेके गए हैं तो mg का वर्क होगा वर्क डन बाय mg इक्वल टू माइनस mgh। h हाइट ऊपर लेके गए हैं तो mg का वर्क आ गया माइनस mgh। बचता है f का वर्क और फ्रिक्शन का वर्क। तो f का वर्क तो हमें बताना ही है, और f के बारे में कहा गया है कि फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है। फोर्स कैसा है? हमेशा टेंजेंशियल है और स्लोली खींच के ऊपर लेके जाना है। तो हमें फ्रिक्शन का वर्क निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना फ्रिक्शन का वर्क इसमें कैसे निकालना। कि मान लो आप इस सरफेस पे इसको खींच के लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हैं इधर की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इस छोटे से पार्ट के लिए मैं इसको एक छोटा सा इंक्लाइन प्लेन मान सकता हूँ। सोचना, इस छोटे से पार्ट के लिए मैं इसे एक छोटा सा इंक्लाइन प्लेन मान सकता हूँ, जिसपे जब ये ब्लॉक मूव हुआ होगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगा होगा ना। और इस इंक्लाइन प्लेन का मान लो एंगल थीटा है। सुनना बहुत ध्यान से ये बात। छोटे से मोशन के लिए मैं इसे एक छोटा सा इंक्लाइन प्लेन मान लेता हूँ कि dx मोशन हुई कोई, उसके लिए एक छोटा सा इंक्लाइन प्लेन है, उसका ये एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है dl, ये उसकी छोटी सी हाइट dh, उसको l नहीं x लिख लो वरना वो कंफ्यूज हो जाओ। ये dx है और ये लेंथ है dl। ये वो छोटा सा इंक्लाइन प्लेन है जिसपे हमने इस ब्लॉक को मूव कराया है। F आगे लगा और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगा। तो इस छोटे से ड्यूरिंग में देखो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क लिख रहा हूँ dwf। मैं क्या लिख रहा हूँ? इस छोटे से ड्यूरेशन में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क। तो इस छोटे से ड्यूरेशन में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा? तो ध्यान से देखिए, म्यू इनटू इस पे नॉर्मल मतलब mg cos थीटा इनटू dx।
दिस इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस स्मॉल इंटरवल। एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट लिया जब वो थीटा एंगल पे कहीं था, तो ये फ्रिक्शन का छोटा सा वर्क है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो मैं म्यू mg को एक साथ रखता हूँ और dx cos थीटा को एक साथ रख देता हूँ, एंड dx cos थीटा इज दिस dl, so it is mu mg into dl। तो फ्रिक्शन का छोटा वर्क डन कितना आ गया, म्यू mg dl। इसमें क्यों चेंज किया पता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे थीटा डिफरेंट डिफरेंट है, हर इंस्टेंट पे थीटा डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने इसको चेंज करके लिखा ना, तो dw आ गया फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू mg into dl। तो जो फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन आएगा, सोचो dl क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी इंटीग्रेशन म्यू mg dl, म्यू mg तो कांस्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन ये पूरी लेंथ आ जाएगी नीचे वाली लेंथ, सो इट इज म्यू mg into l। ये फ्रिक्शन का वर्क आ गया, अब तो हो गया। तो वर्क डन बाय एफ, अच्छा ये माइनस साइन के साथ है, सॉरी ये माइनस साइन के साथ है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस। तो वर्क डन बाय एफ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, दोनों के आगे माइनस रख दो, सो इट इज mgh प्लस म्यू mgl। ये आएगा एफ का एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, जो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या आएगा, mg का वर्क और फ्रिक्शन के वर्क का सम। mg का वर्क निकालना मुश्किल, आसान था, हमने फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट किया, है ना। अच्छा फ्रिक्शन का ही क्यों किया, एफ का क्यों नहीं किया, बेटा एफ की वैल्यू पता नहीं है, एफ की वैल्यू पता नहीं है, एफ का भी निकाल सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, सोचो ध्यान से, देखो एफ का निकाल के बताता हूँ। स्लोली लेके जा रहे हैं ना, मतलब इस पे सारे फोर्स का सम 0, तो इस पे कौन कौन से फोर्स हैं, एफ इधर, एफ के इधर, और इधर की तरफ और कौन सा फोर्स, mg sin थीटा। इससे भी निकाल सकते हो कि F इक्वल टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। तो वर्क डन बाय F क्या लिखोगे, सोचो, dw वर्क डन बाय F, F इज कैपिटल है, तो उस फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू dx। बेटा dx साइन थीटा ये है, दिस इज dx साइन थीटा एंड दिस इज dx cos थीटा, तो एक ही बात है, वहां से f डॉट dx करोगे तो भी यही आएगा, या फ्रिक्शन का वर्क सेपरेटली निकाल लो f की वैल्यू लिख के, या फिर आप f फ्रिक्शन का वर्क निकाल के उसमें से इसको ऐड करो। बात समझ आई। ऐसा क्वेश्चन अपन ने बिना फ्रिक्शन के किया था पहले, जब अपन एक f फोर्स से उसको स्लोली लेके जा रहे थे, तो अपन ने f का mg का दोनों का वर्क निकाला था। अगर फ्रिक्शन भी हो तो फ्रिक्शन का वर्क भी निकाल सकते हैं, और फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए ये वाली लेंथ काम आ रही है, म्यू mg इंटू ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस। एक्चुअली में अपन ने हर जगह पे फ्रिक्शन का वर्क इधर से कैलकुलेट कर दिया, हर डिस्प्लेसमेंट, और उस पर सम किया, हर जगह मैंने एक्चुअली dx cos थीटा dx cos थीटा dx cos थीटा का सम कर दिया, तो वहां से फ्रिक्शन का टोटल वर्क। जल्दी लिखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर मिल जाएगा, किया होना चाहिए एक्चुअली, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। एक रॉड है जो भी ऐसे रखी हुई है, यहां से ना, एल लेंथ की रॉड है, जमीन पे रखी हुई है, ये सरफेस है, इस सरफेस में जो इधर का पार्ट है ना, ये रफ है, और इधर का पूरा पार्ट सरफेस का स्मूथ है। रफ है, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, लॉन्ग सरफेस है, ये रॉड है, लेंथ एल है और मास एम है, ठीक है। तो सोच के देखो कि अगर मैं इस रॉड को राइट साइड धक्का दूंगा, है ना, मतलब स्मूथ पे, पूरी भी स्मूथ पे रखी हुई है, मैं इसे राइट साइड धक्का दूंगा तो कुछ दूर चल के ये रुक जाएगी, मानते हो ना, ये बात समझ में आती है कि मैं इस राइट रॉड को राइट साइड पुश करूं तो कुछ दूरी तक चल के ये रुक जाएगी, क्योंकि आगे फ्रिक्शन है। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है।
यही पूछा है, इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि पूरी रॉड रफ पार्ट में चली जाए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है एक्चुअली में, बट मैं से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इंटीग्रेशन की अप्रोच से। फाइंड minimum velocity that should be given to the rod such that it completely enters the rough region. It completely enters the rough region. ये सोच पाए कि उससे कम देंगे तो हो सकता है आधी ही जाए। अगर इसको कम वेलोसिटी दी तो हो सकता है आधी रॉड ही जाए, है ना। तो यही पूछा है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि पूरी रॉड उधर चली जाए। तो कुछ ज्यादा है नहीं सॉल्व करने में, ये वी नॉट निकालना है। देखो ध्यान से क्या करना है, इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन की अप्रोच लगती है क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। अपन मान लेते हैं एक जनरल टाइम है जब ये रॉड को वी नॉट स्पीड दी थी, जब ये रॉड अंदर आ चुकी है एक्स, ये रफ पार्ट में, तो इधर कितनी है एल माइनस एक्स, ये वो बाउंड्री वाली पॉइंट है ना। अभी ये रॉड वी वेलोसिटी से जा रही है, एक जनरल इंस्टेंट है, ये जनरल कंडीशन है ये कि अभी रॉड अंदर जा रही है। हमें तो वो केस ही निकालना है ना पूरी रॉड अंदर जा सके। तो हमने मान लिया कि हमने रॉड को कुछ वी नॉट वेलोसिटी दी है और अभी रॉड वी वेलोसिटी से अंदर जा रही है, एक्स लेंथ अंदर है और एल माइनस एक्स लेंथ बाहर है। मैं आपसे पूछूं तो रॉड पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो आप कहोगे इतने से पार्ट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि स्लिपिंग आगे हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। और म्यू के तो म्यू के है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इतने से पार्ट कर लेंगे क्योंकि यही का फ्रिक्शन निकाल रहा है। तो उसकी लेंथ है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन लेंगे mg, तो उसका मास क्या लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी। ये क्या है, रॉड पे लगने वाला फ्रिक्शन। ये क्या है, रॉड पे लगने वाला फ्रिक्शन। कैसे निकाला, म्यू इंटू एम जी। मैंने उस पार्ट का मास लिया जो एंटर कर चुका है, एक्स लेंथ का मास, तो एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। अब अपन क्या कहेंगे कि इस फोर्स ने जो वर्क किया इस छोटे से इंटरवल में वो निकाल लो भाई। फ्रिक्शन के वर्क से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना। तो मैं अगर फ्रिक्शन का वर्क निकालू डी डब्ल्यू, मान लो ये रॉड में कह रहा हूँ यहाँ से आगे डी एक्स गई, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, तो डी डब्ल्यू को आप लिखोगे माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डी एक्स। ये क्या लिखा है मैंने कि यहां से dx आगे जाने में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, लिख दो म्यू m बाई एल इंटू जी इंटू एक्स डी एक्स माइनस साइन के साथ। दिस इज डी डब्ल्यू। तो मैं कहूं कि इस पोजीशन से अगर रॉड dx आगे गई तो उसमें फ्रिक्शन को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क। और इसको इंटीग्रेट कर दो कि भाई अगर पूरी रॉड अंदर गई तो म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स, पूरी रॉड अंदर गई तो, और बेटा पूरी रॉड अंदर जाने का मतलब x की इनिशियल वैल्यू 0 और x की फाइनल वैल्यू l। ये सोचिए बस, पूरी रॉड अंदर गई मतलब यहां से जाना स्टार्ट हुई, जब ये x में यहां से डिस्टेंस मानी है और पूरी अंदर चली गई तो x इक्वल टू एल हो। इसको इंटीग्रेट कीजिए, वर्क डन का फ्रिक्शन आएगा टोटल, पूरी रॉड को जस्ट अंदर भेजा है तो म्यू एम जी बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल, लिमिट्स रखोगे तो वर्क डन में फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 यहाँ हो गया और एल यहाँ हो गया। फ्रिक्शन इतना नेगेटिव वर्क करेगा पूरी रॉड के जस्ट अंदर जाने में, और एक ही फोर्स है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जस्ट अंदर भेजना है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू आती है अंडर रूट म्यू जी एल। मिनिमम इतनी वेलोसिटी देंगे
तो अंदर जा पाएगा, इससे ज्यादा देंगे तो पूरा अंदर चला जाएगा और अंदर मूव करेगा, इससे कम देंगे तो बाहर कहीं रुक जाएगा। एक अप्रोच ये थी सॉल्व करने की। दूसरी अप्रोच आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो कि बेटा ये एक्सीलरेशन का फंक्शन है ना, ये फोर्स का फंक्शन है, यहाँ से ए निकाल लो, है ना। कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास म्यू एक्स जी बाय एल, ये उसका रिटार्डेशन है, ये क्या है उसका रिटार्डेशन। इसको लिख दो माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स, इसको लिख दो माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक ही बात है एक्चुअली। आपने रिटार्डेशन निकाल लिया, रिटार्डेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको लिख लो माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी की वैल्यू रख दो, वी की लिमिट वी नॉट से 0, एक्स आ जाएगा, एक्स की लिमिट 0 से एल, तो आपको वी नॉट मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि रॉड को मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे पूरी रॉड अंदर चलेगी, या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करो या यहाँ से करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका भी जो वी डी वी का एरिया आता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाय। तो ये दो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन थे, करा दिया। नेक्स्ट टाइम पे अपन सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं भी स्लाइड्स भेज दूंगा।